तो भाई बारह डाली भाई आगे, यही वही हो तो आई क्यों नहीं बीच में है? क्या हुआ? तो आया करो, ऐसे थोड़ी है, तपस्या है, कभी भी भर्ती आ जाएगी। देखो एक तो सुनो, मे बी आप सुन रहे हो मेरी बात पीछे वालों? एक तो 20 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है ना? 21 को है ना? हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आपकी 10 से 15 घंटे सीटेट की क्लासेस बीच में फ्री दे दें। तो उसके लिए जैसे कल के बाद फिर भेड़ासर क्लास कम लेंगे 1 घंटे की, तो वो एक्स्ट्रा लूंगा मैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें अपन प्रीवियस ईयर जितने आए हुए या तो वो सोल्व कर लेंगे, तो उसमें आपका एक वो बन जाएगा। सीटेट में 30 में से 28 नंबर आपके आ जाएंगे, गारंटी है मेरी। केवल 10 दिन पढ़ने से 10 घंटे में 30 में से 28 नंबर की गारंटी है। कोई देगा क्या ऐसी गारंटी? हम देते हैं 30 में से 28, और उसका बेनिफिट आपको यहां भी मिलेगा क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना? तो वो अपन करेंगे। उसका टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, मेरे से पूछ लेना। 11 बजे से 12 बजे होगी या तो मोस्ट प्रोबेबली, और या फिर लंबी 2 दिन की मैराथन होगी। दोनों में से एक ऑप्शन करेंगे अपन, है ना? दोनों में से एक। हाँ किसकी? हाँ 31 की छुट्टी करेंगे, एक की अगर देख लेंगे, डिपेंड्स। ओके चलिए अब आ जाओ इस पे। सुन लो, रख दे बेटा, रख दे जल्दी आ। करें शुरू? अपनी क्लास में माहौल बनने में 10 मिनट लग जाते हैं यार। मैं भी ऐसा ही हूं, आपके जैसा ही। हम भी आपके जैसे ही हैं, इसलिए माहौल बनाने में टाइम लगता है। आप तो यही चाहते हो, टाइम वेस्ट हो। चलिए, तो याद है कल वाली बातें? थोड़ा सा कुछ लोगों को हल्का सा मुश्किल लग सकता है, पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बुद्धि, आप सुन रहे हो ना मेरी बात? बुद्धि एक ही इकाई है, यूनिफैक्टर है, एक ही तत्व है। इसको सपोर्ट करने वाले 4 नाम याद है आपको? पहला नाम अल्फ्रेड बेने, दूसरा स्टर्न, तीसरा कर्मन, चौथा जॉनसन। बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, किसने बोला? स्पीयरमैन ने। किसने बोला? स्पीयरमैन ने। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि में 2 ही तत्व बताए, लेकिन इनका विरोध करने वाले थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक ने कितने बताए? बहुत से तत्व बताए। कितने बताए? बहुत से। इसलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। क्या नाम है? बहुत से तत्व है तो नाम क्या हो गया? बहुतत्व सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीफैक्टर थ्योरी। क्या बोलेंगे? मल्टीफैक्टर थ्योरी। खास बात थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बताओ क्या है? यस, बुद्धि में बहुत से तत्व तो होते हैं, पर वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बोलो ना। मात्रात्मक सिद्धांत। एक नाम क्या है? परिमाणात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में एक नाम क्या है? क्वांटिटी थ्योरी। और एक नाम जिंदगी बिखरी रेत की तरह, तो बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत। ओके, उसके बाद क्या हुआ बताओ? बोलो बेटा क्या बात है? हाँ यस, आ जाओ। ममता कहां है? परमानेंट ले जा रही हो कि 2 मिनट के लिए?
ये नुकसान ममता का ही हुआ है, हमारा नहीं हुआ। कल कर लेना, कोई बात नहीं। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। जब भी मूड बनाते हैं कोई तीर आके लगता है। ओके ओके, तो सुन रहे हो? उसके बाद अगला सिद्धांत था, ये तो था समूह तत्व और माफ करें बहुतत्व, और अगला है समूह तत्व। इंग्लिश में थॉर्नडाइक वाला तो था मल्टीफैक्टर। क्या था? मल्टीफैक्टर। और अगला जो बात कर रहे हैं वो ग्रुप फैक्टर। याद रखना, मल्टीफैक्टर थॉर्नडाइक ने दिया तो ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने दिया। खास बात, थर्स्टन की बुक का नाम याद रखना है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने बुद्धि की इकाइयों को क्या नाम दिया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। और इंग्लिश वाले का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पीएमएज। क्या बोला? पीएमएज। और कितनी पीएमएज बताई? 7 बताई साहब। 7 इंग्लिश के लेटर। पहला लेटर क्या था? एम। एम से क्या बना? मेमोरी। दूसरा एन। एन से क्या बना? न्यूमेरिकल एबिलिटी। तीसरा पी। पी से क्या बना? परसेप्चुअल स्पीड। चौथा आर। आर से क्या बना? रीजनिंग। पांचवा एस। एस से क्या बना? स्पाशियल। स्पाशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? देशिक या स्थानिक। ये क्या होती है हम और भी बताएंगे आपको हार्वर्ड गार्डनर में। उसके बाद एस के बाद वी से बना वर्बल एबिलिटी। और फाइनली डब्ल्यू। डब्ल्यू से बना वर्ड फ्लुएंसी। कौन सी फ्लुएंसी? वर्ड फ्लुएंसी। ये था थर्स्टन का सिद्धांत। अब चलते हैं आगे। इतना ही हुआ। आज पढ़ते हैं गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत। किसका? सुने, 2 मिनट बताता हूं। नहीं, अच्छी बनाती हो आप चाय। आपकी चाय ताउम्र याद रहेगी। ओके, ध्यान दें। जेपी गिलफोर्ड। किसका नाम? प्रियंका, ध्यान दो। जेपी गिलफोर्ड ने यह बताया कि सब, उन्होंने भी स्पीयरमैन को अपोज किया कि एक ही तत्व नहीं है, 2 ही तत्व नहीं है। आपका फैक्टर एनालिसिस अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सब मानते हैं, फैक्टर्स की सब बात कर रहे हैं, करते हैं ना, चूंकि हम पहला वर्ग है उसी के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या था? बुद्धि के कौन से सिद्धांत? मनोमितिक सिद्धांत, इंग्लिश में साइकोमेट्रिक। और इनका दूसरा नाम कारक सिद्धांत। शाबाश, कारक सिद्धांत। और कारक सिद्धांत जितने भी हैं उनमें स्टेट्स की कौन सी विधि काम में ली है? कारक विश्लेषण पद्धति। कौन सी? कारक विश्लेषण पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। यह भी ध्यान रखना है कि साहब बुद्धि में कारक विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने। ओके, पर्सनैलिटी में और वहां पे किया था रेमंड कैटल ने। कैटल ने किया ना? ओके, यहां किया है स्पीयरमैन ने। अब गिलफोर्ड साहब क्या बोलते? बेटा सामने देख, तुम चाय वाले अभी आ जाओ इसमें। दादागिरी यार, अकेले चाय पीते हो। अभी देख लो, गिलफोर्ड ने, ध्यान देना, गिलफोर्ड ने यह कहा कि साहब बुद्धि में 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं? 3। और प्रत्येक विमा में कुछ तत्व होते हैं। तो इन्होंने एक संख्या बता दी जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। 3 विमाएं इन्होंने बताई। वो 3 विमाएं हैं, पहली है संक्रिया। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। दूसरी विमा है विषय वस्तु। बोलिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट्स। क्या बोलते हैं? कंटेंट्स। और तीसरी विमा है उत्पाद या परिणाम। बोलो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? ओके, तो क्या है ये खेल? एक्चुअली जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि संक्रिया या ऑपरेशन हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो हम लेके आते हैं, हमारे पास होती हैं ऑलरेडी, जिनमें बहुत से तत्व मैं बताऊंगा अभी आपको। संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये सब आएंगे उसमें। तो ये हमारे पास होता है। फिर क्या होता है? हमें बाहर से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है?
इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, बाहर से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो वो जो सूचना मिलती है वो एक तरीके की विषय वस्तु है। वो क्या है? विषय वस्तु है, वो कंटेंट्स है, अंतर वस्तु है। हमारे पास ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी हमारे पास क्या है? संक्रिया है, प्रोसेस है, परिचालन है। फिर हमें जो विषय वस्तु मिलती है, हम उस विषय वस्तु का ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन वाली चीज हमारे पास पहले से है। तो बाहर से कोई सूचना मिली, हम उसका क्या कर देते हैं? ऑपरेशन। हम ऑपरेशन क्यों करते हैं? उसको और बेहतर बना के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए करते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट देता है हमारा दिमाग, उसको बोलते हैं उत्पाद या परिणाम। उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद या परिणाम। तो तीन चीजें हुई, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या परिणाम। एक तो इनका क्रम भी ध्यान रखना है परीक्षा में। एक नंबर पे संक्रिया को लेंगे हम। किसको लेंगे? संक्रिया। तो विमाएं कितनी बताई? 3। एक तो ये पूछा जाता है परीक्षा में। दूसरी बात, इन 3 विमाओं में कितने कितने तत्व बताए, ये भी पूछे जाते हैं। तो एक विमा में विषय वस्तु में 4 बताए, संक्रिया में 5 बताए, और उत्पाद और परिणाम में 6 बताए। 4, 5, 6 की फिगर याद रख लेना। पर वो क्रम अगर हम देखें तो 5, 4, 6 याद रखेंगे, क्योंकि ये क्रम परीक्षा में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था मैं बताऊंगा। दूसरी बात, आपको पता है जहां भी 3 विमाएं होती हैं, आप समझते हो ना 3 विमाएं, OX, OY, OZ, समझते हो ना? तो जहां भी 3 विमाएं होती है वहां वो क्यूब वाली फीलिंग आती है, वहां आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि उन्होंने एक विमा विषय वस्तु में 4 तत्व बताए, दूसरी विमा ऑपरेशन में 5 बताए, तीसरी प्रोडक्ट में 6 बताए, तो तीनों को गुणा करें तो कुल कितने हो गए? 120। तो परीक्षा में पूछा जाता है गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल कितने तत्व या फैक्टर बताए? 120। लेकिन 2 बार उन्होंने संशोधन किया। 2 बार संशोधन किया। एक तो पहली बार संशोधन किया जो हमने आज कम्युनिटी में प्रश्न डाला है, देखा आपने? तो चैनल देखते नहीं हो फिर क्या है? हाँ, देखा करो। विषय वस्तु में 4 तत्व थे, सुन रहे हो, जिनको हम BFSS के नाम से आपको याद कराएंगे, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक, सिंबॉलिक। यानी 4 तरीके से सूचना हम बाहर से लेते हैं। उसमें एक फिगुरल है। क्या है? फिगुरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकृत्यात्मक। क्या बोलते हैं? अब फिगुरल आकृत्यात्मक से कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, लेकिन वास्तव में गिलफोर्ड कहते हैं कि फिगुरल सूचनाओं का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा संगठन है, जिसमें 3 तरीके से सूचनाएं लेते हैं हम बाहर से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक तो देख के, एक सुन के, एक तीसरा काइनेस्थेटिक, बॉडीली कुछ चीजें करके। शरीर की क्रियाओं से लेते हैं, सुन के लेते हैं, देख के लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं करी। इसलिए जो 4 BFSS तत्व थे, उसमें एक जो फिगुरल या आकृत्यात्मक तत्व है, उसके उन्होंने 2 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 2। एक ऑडियो, एक वीडियो। एक ऑडिटरी, एक विजुअल। एक दृश्य, एक श्रव्य। जब यहां 4 के 1 के 2 कर दिए तो 4 की जगह कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। बाकी सेम है। तो दूसरे पहला उनका संशोधन था 5 गुणा 5 गुणा 6। इसका रिजल्ट कितना होता है? 150। तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले बुद्धि में तत्व बताए 120 और दूसरी बार 150। फिर 1988 में एक और संशोधन किया इन्होंने, और इस बार उन्होंने क्या किया? संक्रिया के जो 5 तत्व हैं, संक्रिया कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, CCDEM करके हम आपको याद कराएंगे। उसमें एक तत्व है मेमोरी। क्या है? मेमोरी। उस मेमोरी के इन्होंने 2 भाग कर दिए कि एक तो मेमोरी में बाहर से हम चीजें लेते हैं, उस समय उसमें फिट करते हैं, उसको इनकोडिंग बोलते हैं या रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और दूसरा रिटेन बोलते हैं। तो रिकॉर्ड और रिटेन करके 2 तत्व बना दिए। तो यहां 5 में से 1 के 2 बना दिए। इसका मतलब ये 5 की जगह कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस बार ये संख्या बन गई 6। अगर पहले ऑपरेशन ले तो, या फिर पहले विषय वस्तु ले तो 5 गुणा 6 गुणा 6। 5 गुणा 6 गुणा 6 को कितने क्या बोलेंगे? 180। तो परीक्षा में अगर ये आ जाए कि गिलफोर्ड ने बुद्धि में कितने तत्व बताए, तीनों ऑप्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे? 180 करेंगे। क्या करेंगे? 180। लेकिन अगर 180 नहीं हो, 150, 120 हो, तो क्या करेंगे? बोलो। 150 करेंगे। और अगर 180, 150 दोनों ही नहीं हो तो क्या कर देंगे? 120 कर देंगे। ये सवाल आया 50 बार। ठीक है। कौन से तत्व के 2 भाग किए, ये सवाल भी आया 20 बार। तो 2 तत्व मैंने आपको बताए। एक तो ऑडियो वीडियो किया था, किसका? फिगुरल का, आकृत्यात्मक का। एक मेमोरी के 2 तत्व किए थे, मैं लिखवा दूंगा। ये दूसरी बात पूछी जाती है। ठीक है। तीसरी बात, गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने चूंकि 3 विमाएं बताई। कितनी विमाएं? इसलिए उन्होंने बुद्धि को इस तरह से पेश किया। ये आपने सबने खूब किया, आप मैथ्स के बच्चे हो। मेरा सही नहीं बन रहा। घन घनाभ बनाया ना? ओके। तो उन्होंने बुद्धि के तत्वों को इस तरह से पेश किया। आपने घन काटे होंगे, याद है मेंटल एबिलिटी में?
काटे कि नहीं काटे? नीले पीले रंग से रंगा कि नहीं रंगा? रंगा ना। तो इस तरह से उन्होंने बुद्धि के तत्व बताए, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है। सही नहीं बना क्या? बन गया इस तरह से, सही नहीं बना? एक डिब्बा बना दिया यार कुल मिला के। बन तो गया, दिक्कत क्या थी? बनाना, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें इस तरह से वही आपने काटे ना घन, याद नहीं है क्या आपको? हैं? सही नहीं बना? क्यों नहीं बना? रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्या गड़बड़ हुई? मेरे को ये समझ में नहीं आया। सही तो था, ये नहीं था क्या? ये भी था, यही तो था। ओके, अब सही था ना? अब तीनों तत्वों को इसमें फिट करेंगे तो ये नहीं करूंगा मैं। अच्छा, मैंने ये क्यों बनाया? जरूरत ही नहीं थी। यस, आपने, किसी ने मेरे को बताया नहीं, मैंने खुद ही किया है। इस बार यस, यस, ये सही है। अब इसमें उन्होंने बुद्धि की तीन युवाओं के तत्वों को रखा, तो देखो आपने घन काटे हैं, याद है आपको? ओके, तो उन्होंने इस तरह से बुद्धि के मॉडल को पेश किया। देख रहे हैं आप बोर्ड पे? ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संरचना। क्या बोलते हैं? इसलिए परीक्षा में 100 बार आया है। कितनी बार? 100 बार आया है कि गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्धि का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में SOI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SOI। तीन बातें बस, जो तीन बातें मैंने आपको बताई है, एक बुद्धि की तीन विमाएं, एक कुल तत्व, और एक बुद्धि के गिलफोर्ड के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नाम, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या SOI सिद्धांत किसने दिया? तो हम क्या बोलेंगे? गिलफोर्ड ने दिया। इसके अलावा भी कुछ और नाम है जो आप आराम से कर दोगे। कर दोगे? ओके, तो लिखो 3 नंबर। 4 नंबर क्या था? 5 नंबर आ गया। हां, लिखो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, या ज्यादा फेमस है संरचनात्मक मॉडल के नाम से। इंग्लिश में लिखना है सबको, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। उस शॉर्ट में सबको लिखना है SOI। SOI मिलेगा परीक्षा में। और इसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड सबसे पहले उन्होंने 1956 में सिद्धांत दिया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से पहली बार 1967 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसलिए इसकी पहली डेट 1967। कई बार परीक्षा में आपको 56 मिल जाए तो भी सही है। 2 बार संशोधन हुए, 77 और 88 में, वो भी मैं लिख पाऊंगा। अभी आप इतना लिखें, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल मॉडल, शॉर्ट में SOI। SOI जरूर लिखना, SOI, प्रतिपादक गिलफोर्ड। ओके, सबने लिखा? बोलो हिंदी में क्या लिखा जल्दी से? संरचनात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या लिखा? स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। और शॉर्ट में क्या लिखा? SOI। पीछे वालों क्या लिखा? SOI किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया। शाबाश, लिखो इसमें पहली बात लिखें, गिलफोर्ड ने
बुद्धि में कुल 3 विमाएं बताई। गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल 3 विमाएं बताई। कितनी बताई? 3। 1 नंबर संक्रिया या प्रक्रिया, हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, फिर मैं आपको बता दूं। संक्रिया या प्रक्रिया या परिचालन, इंग्लिश में प्रोसेस। दूसरी विमा विषय वस्तु या अंतर वस्तु, इंग्लिश में कंटेंट्स। कंटेंट या कंटेंट्स। और तीसरी विमा उत्पाद या परिणाम, इंग्लिश में प्रोडक्ट्स। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछा गया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि में 3 विमाएं बताई, 3 विमाएं, इसलिए इनका सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत भी कहलाता है, वो लिखवाऊंगा मैं बाद में। संक्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस, विषय वस्तु, अंतर वस्तु, कंटेंट्स, उत्पाद, परिणाम, प्रोडक्ट्स। सबने लिख लिया? ओके। कितनी विमाएं बताई? 3। बोलो पहली का नाम। संक्रिया या फिर प्रक्रिया या फिर परिचालन वगैरह भी आ सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस, सॉरी ऑपरेशन कर दो इसको। प्रोसेस ओब्लिक ऑपरेशन, प्रोसेस भी सही है, गलत नहीं है, पर मोस्टली ऑपरेशन आता है। ओब्लिक ऑपरेशंस, प्रोसेस ओब्लिक ऑपरेशंस कर दो। प्रोसेस गलत नहीं है, ऑपरेशंस। दूसरी विमा का नाम बोलो। पहला विषय वस्तु, दूसरा अंतर वस्तु, इंग्लिश में कंटेंट्स। तीसरी विमा उत्पाद, दूसरा नाम परिणाम, इंग्लिश में प्रोडक्ट्स। तो ऑपरेशंस, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स याद रख लेना, या प्रोसेस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स याद रख लेना। आप बोलोगे साहब कैसा सवाल आया है, तो बहुत सिंपल सवाल बना सकते हो ना आप इससे। बोलो क्या बनाओगे? कि गिलफोर्ड ने बुद्धि में कौन सी विमा नहीं बताई? ऑप्शन विषय वस्तु, परिणाम, नाम बदलेंगे वहां पे। इंग्लिश में आपको वही मिलेगा जो मैंने लिखा है, विषय वस्तु, परिणाम, संज्ञान और प्रक्रिया। संज्ञान, क्योंकि चौथा संज्ञान अलग है। इसका मतलब इन 3 के अलावा चौथा ऑप्शन जो भी डालें आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न ये बनता है, कर दोगे सब लोग? ओके। दूसरी बात लिखें। गिलफोर्ड ने बुद्धि की विमाओं में, गिलफोर्ड ने बुद्धि की विमाओं में तत्व बताए। गिलफोर्ड ने बुद्धि की विमाओं में तत्व बताए डैश, तत्व बताए डैश। तो थोड़ा खोल के लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो। 1 नंबर संक्रिया, 5। 2 नंबर विषय वस्तु। यह बात है सबसे पहले जब सिद्धांत दिया। 4 और 3 नंबर उत्पाद। ओके, विषय वस्तु में 4 ही हैं, 6। 4, 5, 6 ये लिखो, इसलिए मैंने खोल के अलग से लिखवाया। संक्रिया में 5, विषय वस्तु में 4 और उत्पाद में 6। ठीक है, याद रखने के लिए पहले विषय वस्तु भी लिखते हैं, लेकिन क्रम आपसे गलत नहीं हो जाए। मैं बताऊंगा कौन सी बात परीक्षा में आई है। 4 गुणा 5 गुणा 6 भी आया है और 5 गुणा 4 गुणा 6 भी आया है, इसलिए हमको वो क्रम याद रखना है। इसलिए पहले संक्रिया लिखनी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तीसरी बात लिखो, वापस लिखो। गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल तत्व बताए। गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल तत्व बताए। वो तो थी विमाएं, एक विमा में कितने तत्व, और इस बार है कुल तत्व। गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल तत्व बताए। अब क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने सिद्धांत दिया था 1967 में। तो 1967 करके डैश कर दो, एरो कर दो। 1967 में बताए थे 120। तो 120 में हम 1 नंबर पे किसको लेंगे?
संक्रिया को, तो 5 गुणा 2 नंबर पे 4 गुणा 6 बराबर 120, ऐसा लिख दो। कुल तत्व बताए 1967 में 120। फिर पहला संशोधन किया था 1977 में। क्या संशोधन किया था मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। 1977 में ये जो विषय वस्तु है इसमें 4 के बजाय कितने हो गए, 5 हो गए, तो संख्या होगी 5 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 150। और तीसरी बार 1988 में इन्होंने पहली जो संक्रिया है उसके 5 को 6 कर दिया, तो 6 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 180। 180। दूसरी बात सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, तीनों ऑप्शन में आए तो हम इसके साथ जाएंगे, दोनों आए तो फिर हम इसके साथ जाएंगे, और ये दोनों ही नहीं आए तो फिर इसके साथ जाएंगे। ऐसा भी बहुत बार परीक्षा में हुआ है कि केवल 120 ही आया है वो आंसर माना जाएगा, लेकिन 150 आते ही 150 हो जाएगा, तीनों आते 180 हो जाएगा। सिंपल बात। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करके लिखो 2 बातें, नोट। 1977 में गिलफोर्ड ने 1977 में गिलफोर्ड ने विषय वस्तु विमा 1977 में गिलफोर्ड ने विषय वस्तु विमा के तत्व 1977 में गिलफोर्ड ने विषय वस्तु विमा के तत्व, ये आ चुके हैं दोनों प्रश्न, दोनों के नाम आ चुके हैं। विमा के तत्व आप लिखोगे आकृत्यात्मक, हिंदी में एक तत्व है आकृत्यात्मक, इंग्लिश में फिगुरल, फिगर से फिगुरल, के 2 भाग किए, के 2 भाग किए। यानी हम सूचना 2 तरीके से लेते हैं, एक तो दृश्य विजुअल, दूसरा श्रव्य। तो दृश्य श्रव्य तो बहुत आसान है आपके लिए, चिंता की बात ही नहीं है। ऑडिटरी, ऑडियो भी लिखो तो चलेगा, ऑडिटरी, पर हमारे साथ रह के शुद्ध लिखो, अच्छे बच्चे हो। तो विजुअल और ऑडिटरी 2 भाग कर दिए फिगुरल के। ये बात परीक्षा में पूछी गई है, दृश्य श्रव्य 2 भाग किए फिगुरल के। तो ये चेंज हुआ था 1977 में, 120 से 150 पहुंच गए साहब। आप जानते हैं जब 3 जगह चीजें हो तो फिर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 120 का एक तत्व के 2 भाग करते फर्क पड़ गया, 150 हो गए। नोट नंबर 2, पहला लिख लिया सबने, अभी और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। कौन सी विमा के तत्वों में बदलाव किया? विषय वस्तु तत्वों में। विमा कौन सी है? विषय वस्तु। कोई भी बात आ सकती है परीक्षा में। विषय वस्तु विमा के कौन से तत्वों में बदलाव किया? तो आकृत्यात्मक। कौन से फैक्टर में बदलाव किया? इंग्लिश में फिगुरल। कितने भाग किए? 2। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य। इंग्लिश में पहला विजुअल, दूसरा ऑडिटरी। नोट नंबर 2, 1988 में संक्रिया, 1988 में संक्रिया, माफ करें 1988, हाँ संक्रिया ठीक है, चलिए 1988 में संक्रिया ब्रैकेट में ऑपरेशंस, 1988 में संक्रिया ब्रैकेट में ऑपरेशंस विमा के, बोले कौन सा तत्व था? स्मृति ब्रैकेट में मेमोरी तत्व के 2 भाग किए। 1988 में संक्रिया या ऑपरेशंस विमा के स्मृति या मेमोरी तत्व के 2 भाग किए। एक है, रिकॉर्डिंग को हिंदी में बोलेंगे, धारण तो रिटेन को बोलेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग और इनकोडिंग एक ही बात होती है, हिंदी में बोलते हैं। रिसीव करने को क्या बोलते हैं? अभिलेखन। यस राइट। तो पहला है अभिलेखन। अभिलेखन मतलब ये एंट्री है। अभिलेखन
रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्ड, एक रिटेन, ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा है धारण, अभिधारण, केवल धारण लिख दो। रिटेनिंग, रिटेन होता है ना, रिटेन। तो मेमोरी के दो भाग की, रिकॉर्डिंग और रिटेनिंग। अभिलेखन या धारण, अभिलेखन और धारण, या अभिलेखन अभिधारण आ जाए, या इसकी जगह कूट संकेतन भी आ सकता है ना। हिंदी में कोई शब्द बदल सकता है और जरूर बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। रिकॉर्डिंग याद रखना है, एक रिकॉर्डिंग एक रिटेनिंग। तो याद रखेंगे 1988 में कौन सी विमा में बदलाव किया? संक्रिया में। कौन से तत्व में बदलाव किया? स्मृति में। कितने भाग किए? 2। इंग्लिश में बोलो, पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा रिटेनिंग। और वहां 2 थे, वीडियो, विजुअल और ऑडिटरी। तो 2 तत्व ऐसे हैं जिनमें बदलाव हो गए। पहले बदलाव किसमें हुआ था? तत्व आकृत्यात्मक में। किसमें? आकृत्यात्मक में। और दूसरी बार स्मृति में। ओके, अब तीसरी बात, इन तत्वों के बारे में सवाल अंदर से आए हैं। सुन रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कि साहब विषय वस्तु के 4 तत्व कौन से हैं, उसके 5 तत्व कौन से हैं, उसके 6 तत्व कौन से हैं ओरिजिनली, और फिर एक के 2 भाग तो हमने पहले लिख ही लिए। तो ऐसा प्रश्न आता है, अभी अभी आया था इसमें, अभी जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें आया था कि साहब गिलफोर्ड ने संक्रिया में कौन सा तत्व नहीं बताया। तो संक्रिया के तत्व अगर आपको ध्यान है तो आप बता दोगे। 3 ऑप्शन में संक्रिया के ऑपरेशन के तत्व थे, एक में विषय वस्तु का तत्व ले लिया। बात समझ आ रही है आपको? या एक में प्रोडक्ट का तत्व ले लिया। तो इन तीनों के तत्वों को भी हमको थोड़ा सा देखना है, बहुत आराम से याद रह जाएगा क्या है। तो अब लिखो, आप लिख रहे हो ना? गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के तत्व, संख्या तो पहले लिख दी, अब नाम है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के तत्व डैश डैश। और अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें पहले विषय वस्तु लूंगा, पर याद रखना परीक्षा में अगर क्रम पूछ लें तो पहले संक्रिया आएगा, विषय वस्तु नहीं आएगा। विषय वस्तु कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। लेकिन अब जो तत्वों के नाम मैं आपको बता रहा हूं उसमें 1 नंबर पे मैं लेता हूं विषय वस्तु। तो 1 नंबर पे लीजिए विषय वस्तु, कंटेंट्स। कितने बताए थे, याद है आपको? शुरू में विषय वस्तु में कितने तत्व बताए थे? 4। कितने बताए थे? 4। इनको याद रखने के लिए आप लिखिए BFSS, आपको याद रह जाएगा। BF तो याद रहता है, बॉयफ्रेंड, SS, BFSS, BFSS। और BFSS में पहला B है, B से बनेगा बिहेवियरल। यानी हमारे पास जो सूचनाएं आती हैं, क्या आती हैं? सूचनाएं आती हैं, इंफॉर्मेशन आती है, मसाला आता है, हमारी संक्रिया तैयार बैठी है ऑपरेशन करने के लिए। संक्रिया में आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, संज्ञान है, ये सब तैयार, मेमोरी है, ये सब तैयार है। आओ बाहर से सूचना। अब बाहर से सूचना एक तो आएगी बिहेवियरल रूप में। किस रूप में? बिहेवियरल। तो इसको बोलते हैं व्यवहारात्मक। हिंदी में भी लिखो। तो पहला तत्व है बिहेवियरल, व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक का मतलब होता है हम कोई भी काम करते हैं, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है। कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर जाता है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं अंदर। देखेंगे नहीं, देखना सुनना तो उसमें। तो कुछ भी हम सूचना लेंगे तो वो किससे आएगी? हमारे व्यवहार से, हमारे काम से, हमारे डूइंग से, हमारे वर्क से सूचना अंदर जाएगी। इसको बोलेंगे बिहेवियरल। दूसरा एफ से बनेगा फिगुरल। आकृत्यात्मक। अब ये आकृत्यात्मक क्या है? गिलफोर्ड ने बताया कि अंदर सूचना 3 चीजों से जाती है। एक तो काइनेस्थेटिक में आपको बताऊंगा हार्वर्ड में, अभी थोड़ी देर बाद आपके गार्डनर में। और इस आकृत्यात्मक के उन्होंने 2 ही भाग किए, 3 नहीं किए। एक तो दृश्य, एक श्रव्य। तो ऐसा लिख दो, दृश्य श्रव्य। पर यह काम किया था बाद में, 77 में। तीसरा एस सिंबोलिक। एक एस सिंबोलिक है, इसमें बहुत फंसते हैं लोग बाग, और एक एस सिमेंटिक है। सिंबोलिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, प्रतीकात्मक या संकेतात्मक, बात एक ही है। संकेतात्मक।
कोशिश करना इंग्लिश में याद करने की, नहीं तो व्यवहारात्मक, आकृत्यात्मक, संकेतात्मक, सिंबॉलिक, संकेतात्मक। और सिमेंटिक बताओ सुनीता। सिमेंटिक है अर्थात्मक। इसको अर्थात्मक बोलते हैं, कई बार इसको भाषात्मक भी बोल देते हैं, कई बार शब्दार्थ भी बोल देते हैं। दोनों में क्या फर्क है बताता हूं। तो विषय वस्तु विमा में 4 तत्व है, बीएफएसएस, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक, सिंबॉलिक। बिहेवियरल, हम कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी डूइंग करते हैं, तो उससे कोई चीज अंदर जाती है, तो वो अंदर इंफॉर्मेशन गई। फिगुरल में संगठन के रूप में चीजें देख के या सुन के हम अंदर लेते हैं। सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबॉलिक मैंने आपको कई बार बताया है, बताओ क्या होता है पारुल, व्हाट इज सिंबॉलिक? आप बताओ, देख के रिएक्शन करना। व्हाट संकेत? नो, दैट्स नॉट रेड लाइट। वो संकेत नहीं है। संकेत क्या होता है मैं आपको बताया, मैंने आपको पहलो में कितना शानदार बताया मैंने आपको। संकेत में 2 ही चीजें आएंगी, प्रतीक में 2 ही चीजें आएंगी। सुनो प्रियंका, 2 चीजें क्या आएंगी? या तो नंबर्स या तो लेटर्स। संकेत और प्रतीक, यहां इन्होंने 2 भाग कर दिए। संकेत और प्रतीक में हम भाषा के शब्द भी लेते हैं ना, तो यहां अक्षर और संख्याएं, अक्षर और संख्याएं हैं ये। तो जितने भी हम अक्षर अंदर लेंगे, लेटर्स, या संख्याएं अंदर लेंगे, या शब्द अंदर लेंगे, वो सारे सिंबॉलिक कहलाते हैं। लेकिन इन्होंने सिमेंटिक अलग से दे दिया। इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता, इनका कोई अपने आप में अर्थ होता है। जैसे कोई सेंटेंस ले लिया है ना, कोई बाहर से अर्थ ग्रहण भी करते हैं हम, बना बनाया अर्थ बाहर है, हमने ले लिया, वो इंफॉर्मेशन है। शब्द और लेटर्स हमने देख लिए, वो ले लिए, वो सिंबॉलिक है। सुन लिया, देख लिया, ले लिया, वो फिगुरल है। हमने कुछ किया तो कुछ मिला हमको, वो बिहेवियरल है। तो 4 तरीके से हम सूचनाएं अंदर लेते हैं। क्या अंदर लेते हैं? सूचनाएं। और सूचना है कंटेंट। सूचना क्या है? कंटेंट, विषय वस्तु। आपका, आप जो पढ़ रहे हो सिलेबस है, वो आपका कंटेंट है। वो क्या है? कंटेंट। तो गिलफोर्ड कहते हैं दुनिया में हम कंटेंट लेते हैं 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। इनको शॉर्ट में याद रखेंगे, BFSS। बोलिए। बी से बनेगा बिहेवियरल, एफ से बनेगा फिगुरल, पहले एस से बनेगा सिंबॉलिक, और दूसरे एस से बनेगा सिमेंटिक। सिमेंटिक में कोई अर्थ लेंगे अंदर। क्या लेंगे? अर्थ। और जनरली ये अर्थ लेते हैं हम सेंटेंस से, वर्ड से, प्रत्यय वगैरह से, इसलिए इसको भाषात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषात्मक भी बोलते हैं। ओके, अब है दूसरी विमा। दूसरी विमा कौन सी? संक्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस, ऑपरेशन। तो संक्रिया, ऑपरेशंस, इसमें कितने तत्व थे? बोलो। 5 थे, बाद में कितने हो गए थे? 6। तो ओरिजिनली 5 थे। इनके नाम भी लिखना है। सुन रहे हो ना सब लोग? अब वहां पे हमने क्या 4 तत्व लिखे थे बताओ? BFSS। क्या लिखे थे? BFSS। बी के बाद हम ABCD बोलते हैं तो क्या आता है? C। तो इसमें पहला C, एक बार और C, फिर C के बाद क्या आता है? D, फिर D के बाद क्या आता है? E। तो ये CCDE 4 तत्व हैं। एक अलग से आपको इसलिए याद रहेगा कि उसमें परिवर्तन किया था, वो था मेमोरी, M। अब पहला जो C है उससे बनता है कॉग्निशन। कॉग्निशन हिंदी में बनता है संज्ञान। ऑपरेशन कैसे करेंगे हम? संज्ञान। दूसरा C और D बहुत आसान है। ये वो 2 शब्द हैं जिनसे हमको प्यार है, और वो आप ही के लिए है। बताओ, C और D ऐसे 2 शब्द हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। यस, क्या बात है। चलिए, तो C से बनेगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ में जोड़ देना। और D से बनेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। हिंदी में याद रखना, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अभिसारी की अपसारी? अभिसारी। तो यह है अभिसारी चिंतन। और यह है अपसारी चिंतन।
और ई से तो सबको डर लगता है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, हिंदी में इवेल्युएशन को क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। शाबाश, मूल्यांकन। और एम तो आपको पता ही है, मेमोरी। मेमोरी, स्मृति। लेकिन इसके दो भाग कर दिए थे, रिकॉर्ड एंड रिटेन। तो पहले भी लिखा, वापस भी लिख लो, ताकि चीजें टिप्स पे हो जाए। संक्रिया में 5 तत्व बताए, उसमें BFSS था, यहां बी के बाद सी आ जाएगा, CCDE, और मेमोरी वैसे याद रहता है, CCDEM। सी से कॉग्निशन, संज्ञान। सी से कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। डी से डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ई से इवेल्युएशन या मूल्यांकन, और एम से मेमोरी, जिसके बाद में 2 भाग कर दिए, रिकॉर्ड एंड रिटेन। वहां 2 भाग किए, ऑडिटरी विजुअल, ऑडियो वीडियो, यहां रिटेन रिकॉर्ड। ओके, अब देखो, लिख लिया सबने? तो विषय वस्तु के 4 तत्व कौन से थे बताओ? 4 लेटर, BFSS। और ऑपरेशन के 5 तत्व बोलिए, CCDEM। डायरेक्ट टाइम बोल दिया गया। पहले सी से बनेगा कॉग्निशन, बोला करो सब लोग, क्या बनेगा? कॉग्निशन। दूसरे सी से कन्वर्जेंट थिंकिंग, डी से डाइवर्जेंट थिंकिंग, ई से इवोल्यूशन नहीं, इवेल्युएशन, बोलिए इवेल्युएशन, और एम से मेमोरी। अब ध्यान दें, संक्रिया में क्या होता है, हमारे पास जो आएगी ना इंफॉर्मेशन, कैसे आएगी? देख के, या सुन के, या कुछ काम करके, या सिंबल से, अक्षर लेटर अंदर जाएंगे उनसे, या फिर कोई अर्थ अंदर जाएगा, वाक्य पढ़ लेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जो अंदर गया ना मसाला, उसके साथ क्या होगा? ऑपरेशन होगा। क्या होगा? ऑपरेशन होगा, प्रोसेस होगा। कौन कौन करेंगे? एक तो संज्ञान करेगा। क्या करेगा? संज्ञान। संज्ञान का मतलब वो जानेंगे कि ये लफड़ा क्या है, चीज क्या है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये क्या करेगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो भी सूचना है उससे एक ही समाधान निकालेगा। कितने समाधान निकालेगा? एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। और यहां बहुत से सॉल्यूशन दे देगा ऑपरेशन की, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मक चिंतन कौन सा है? कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। सृजनात्मक चिंतन कौन सा है? डाइवर्जेंट। आउट ऑफ द बुक्स कौन सा है? डाइवर्जेंट। एक टर्म आपने सुनी होगी, सीटेट में जरूर आएगी, ओपन एंड, क्लोज एंड। तो क्लोज एंड कौन सा होता है? ओपन एंड कौन सा होता है? क्लोज तो कन्वर्जेंट, और ओपन डाइवर्जेंट। शाबाश। कन्वर्जेंट क्लोज क्यों है? एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, वो कन्वर्जेंट है। सी से क्लोज, और बहुत से समाधान है तो वो ओपन एंड होता है। क्या होता है? ओपन एंड। हिंदी में बोलते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या बोलेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या मुक्त सिरों वाले प्रश्न हमेशा सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो बहुत से समाधान ये दे देगा, एक समाधान ये दे देगा। मूल्यांकन क्या करेगा? मूल्यांकन ये करेगा कि जो सूचनाएं हमारे पास आई, उनका मंथन हुआ, उनपे प्रोसेसिंग हुई, उनकी ऑपरेशन हुआ, फिर हमें जो मिला उसके लिए फिर मूल्यांकन तय करता है कि ये ठीक है कि नहीं है, इसको लेना है कि नहीं लेना, तय करता है यस और नो। ये मूल्यांकन है। और फिर मेमोरी में वो चीजें रह जाती हैं। अब मेमोरी में 2 तरह से रहेंगी, एक तो मेमोरी में पहली बार जाएगी, एक मेमोरी में पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातें हैं उनको तो हम धारण रखते हैं, रिटेन करते हैं, और पहली बार जो आती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड कर लिया साहब, कहते हैं ना रिकॉर्ड इंदराज किया कि नहीं, आधार में आए तो आपका नाम लिख लिया, ये रिकॉर्ड है। और आधार में आप पुराने हो गए तो ये रिटेन है। ओके, क्लियर सबको? तो याद क्या रखना है? इन तत्वों के बारे में परीक्षा में पूछेंगे कि साहब इनमें से कौन सा तत्व, सुन रहे हो, ऑपरेशन या संक्रिया विमा का नहीं है। आपको ऑप्शन दे देंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी और बिहेवियर। तो क्या कर देंगे? बिहेवियर। ये सवाल कौन करेंगे? आप लोग। बाकी दुनिया क्या करेगी? छोड़ के आएगी, या प्रूफ लगाते फिरेंगे। इसलिए ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? ओके। तो BFSS बोलो,
उसके बाद CCDEM, बोलो CCDEM। अब बच गया तीसरा, तो तीसरी विमा का नाम बोलो उत्पाद या परिणाम। तीसरी विमा का नाम क्या है? उत्पाद या परिणाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? और इसमें कितने तत्व? बोलो 6। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। उन दोनों में बदलाव हुआ, 4 के 5 हुए, 5 के 6 हुए, लेकिन ये 6 के 6 ही रहे। आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाया करें घर पे जाके, छोटे छोटे नोट्स, कैसे भी याद करो, बस याद कर लेना। ओके, अब उत्पाद या परिणाम में कितने तत्व है? 6। सबसे पहले हमने देखा BFSS, क्या देखा? उसके बाद हमने देखा CCDEM, क्या देखा? CCDEM। और अब इसमें 6 लेटर हैं, तो ध्यान रखना है। मैं इसको ऐसे बताता हूं कि मेरे जो 13 जॉब है उसमें आपको पता है मेरा, अभी मैं टीचर हूं, उससे पहले मेरा जॉब क्या था? आई वॉज CI। SHO, पुरानी बातें हैं। उस जमाने में 2 स्टार भर्ती हुआ करते थे, ठीक है ना, फिर 3 स्टार। तो CI को हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी हम आपसे रूबरू हैं और हमारी पोस्ट क्या थी? CI। क्या थी? CI। उसके बाद 4 लेटर है जो क्रम से आते हैं और उनकी शुरुआत R से होती है, RSTU। तो RSTU आपको आराम से याद रहता है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो CIRSTU, बोलिए CIRSTU। अब पहला जो C है उससे बनेगा क्लास, यानी अब रिजल्ट आएगा साहब। अब प्रोडक्ट, परिणाम, ऑपरेशन के बाद जो आपका कंटेंट्स था उसका रिजल्ट क्या है? तो या तो होगा क्लास। क्लास को हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रेणी या वर्ग? वर्ग बोले, वर्ग ही बोलेंगे। हाँ, वर्ग। यानी रिजल्ट या तो किसी कैटेगरी बना के दे देंगे, वर्ग, ये लड़की है साहब, ये वर्ग हो गया, कोई कॉन्सेप्ट है। ये रंग होता है साहब, ये फला होता है, ये वर्ग बनाया। आई थोड़ा सा आपके लिए लग सकता है, एक शब्द आता है इंप्लीकेशन। आई से बनेगा इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन यानी इसको कहीं भी लागू कर दो आप। अब ये रेडीमेड चीज है, ये पिज्जा तैयार है, लागू कर दो इसको। इंप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं आशय। अब ये थोड़े से तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। आशय या निहितार्थ भी बोलते हैं इसको, आशय या निहितार्थ। आ से लिख दो खाली आप, आशय, कंफ्यूज हो जाओगे। ये आएगा परीक्षा में, इंग्लिश वाला। आर से बहुत आसान है, जो आपस में एक दूसरे के साथ आप रखते हो, वो क्या है? रिलेशन। शाबाश, आर से रिलेशंस, रिलेशन। ओके, संबंध, नाता। एस से आप फंसगेड़ में जो हो, अभी मेरे से कह रही थी सुबह कि आप पढ़ाओगे क्या ICT, तो ICT पढ़ाएंगे हम आपको। ICT में एक शैक्षिक तकनीक आएगा और उसकी 3 अप्रोच है। शैक्षिक तकनीक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। शैक्षिक तकनीक प्रथम होती है हार्डवेयर अप्रोच, शैक्षिक तकनीक द्वितीय होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, और शैक्षिक तकनीक तृतीय होती है, प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम अप्रोच। शाबाश। तो एस से बनेगा सिस्टम। सिस्टम, प्रणाली या तंत्र। प्रणाली पे सवाल आते हैं तो राजस्थान में केवल हमारे बच्चे ही करते हैं। यस, प्रणाली। और टी से एक शब्द आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, बदलाव, ऐसा कुछ हो जाए तो वो रूपांतरण। और फाइनली यू से बहुत आसान है, यूनिट। यूनिट को बोलेंगे इकाई। एक इकाई के रूप में कोई रिजल्ट दे सकता है हमारा माइंड हमको। तो ये 6 तत्व हमको याद रखने पड़ेंगे। 6। ओके, कितने थे? 6 थे। सबसे पहले वाले 4 बोलिए क्या थे? BFSS। उसके बाद वाले 5 CCDEM, और उसके बाद 6 CIRSTU। C से क्या बना? क्लास, I से इंप्लीकेशन, R से रिलेशन, S से सिस्टम, T से और U से यूनिट। वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे मुश्किल सवाल अगर आया तो आपको पूछ लेंगे कि साहब प्रोडक्ट में कौन सा शामिल नहीं है। 3 इसमें से दे देंगे, 1 मेमोरी दे देंगे।
तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा। 3 जगह से आपकी चीजें स्ट्राइक होंगी। एक तो मेमोरी के 2 तत्व बताए थे साहब, रिकॉर्ड, रिटेन, तो वैसे याद आ जाएगा। एक इसमें ये है, वैसे याद आ जाएगा। और ये आपको जरूर मिलेगा ऑप्शंस में। हिंदी में अगर नाम बदल भी गया तो भी आपको आशय प्रणाली रूपांतर याद रखने में मुश्किल हो सकती है, पर मेरे ख्याल से CIRSTU याद रखने में आसानी होगी। बोलिए, होगी ना? ओके, अब आखिरी बात, आज की आखिरी बात नहीं, इस सिद्धांत की आखिरी बात, एक और पढ़ेंगे, शानदार सा है। ओके, सुन रहे हो ना? गिलफोर्ड का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किसका? जिसका नाम है बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। कौन सा मॉडल? बोलो, संरचनात्मक मॉडल। क्यों है संरचनात्मक मॉडल? क्योंकि डिब्बा दिखता है संरचना का, स्ट्रक्चर दिखा कि नहीं दिखा, इसलिए इसका नाम संरचनात्मक मॉडल है। संरचनात्मक मॉडल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SOI, क्योंकि संरचना को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है? स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर लिखा दिया गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है, स्ट्रक्चर लिखा है ना? हाँ, तो एस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल भी सही है, पर SOI का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, एक नाम। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम है, तो वो भी परीक्षा में आए हैं कि ये वाला सिद्धांत किसका है। तो बहुत आसान है, क्या है? लिखो, नोट, गिलफोर्ड के सिद्धांत को, गिलफोर्ड के सिद्धांत को, एक तो आपने लिखा हुआ है, वो तो रिपीट करेंगे नहीं। कौन सा लिखा हुआ है? शॉर्ट में SOI। क्या लिखा हुआ है? SOI। तो लिखो, गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत। आयाम किसको बोलते हैं जानते हो? यस, विमा को भी बोलते हैं, शाबाश। त्रिआयामी सिद्धांत ओब्लिक त्रिविमीय सिद्धांत, बात एक ही है। ओब्लिक गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत, ओब्लिक विमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ओके, कितनी? 3, तो थ्री डायमेंशनल थ्योरी। किसी परीक्षा में पूछा गया था, शॉर्ट फॉर्म TD थ्योरी, ओब्लिक TD थ्योरी, ओब्लिक, सारे नाम आए जो मैं आपको बता रहा हूं। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी या TD थ्योरी, TD 3 का T, डायमेंशन का D, TD थ्योरी, ओब्लिक अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत। तो ये तो वैसे याद रह जाएगा आपको, अभिसारी व अपसारी। कहते हैं ना साहब, गिलफोर्ड सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन बताते हैं, यहीं से गया है वो खेल। अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत, ओब्लिक, अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग थ्योरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। थिंकिंग थ्योरी आदि नामों से भी जानते हैं। तो ये गिलफोर्ड के सिद्धांत के कुछ नाम हैं तो सीधे सीधे आपको परीक्षा में पूछेंगे। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। क्या करेंगे? गिलफोर्ड ने दिया। 3 डायमेंशनल थ्योरी किसकी? गिलफोर्ड की। SOI मॉडल किसका? गिलफोर्ड का। अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। तो इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है। ओके, लिख लिया सबने? बताओ क्या क्या नए नाम लिखे। पहला नाम त्रिआयामी सिद्धांत, बोलो सब लोग, त्रिआयामी सिद्धांत। दूसरा नाम त्रिविमीय सिद्धांत। तीसरा नाम 3 डायमेंशनल थ्योरी। चौथा नाम TD थ्योरी, बोला करो मैडम। अगला नाम और आखिरी नाम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग थ्योरी। ये थे गिलफोर्ड। बात समझ आई? विमाएं कितनी बताई थी? 3। पहली कौन सी? संक्रिया। दूसरी विषय वस्तु। तीसरी बात। तत्व कितने बताए? पहली बार 120, दूसरी बार 150 और तीसरी बार 2 तत्वों में बदलाव किए। पहली बार कौन से तत्व में बदलाव किया? आकृत्यात्मक। आकृत्यात्मक कौन सी विमा में है?
विषय वस्तु में है, यहां ध्यान रखना, पहले विषय वस्तु से याद कर लेना। और दूसरी बार बदलाव किया था स्मृति में, मेमोरी में। वो कौन सी बीमा में है? संक्रिया में है। आकृत्यात्मक फिगुरल के दो भाग किए, एक तो श्रव्य और दूसरा दृश्य। और मेमोरी के दो भाग किए, रिकॉर्ड और रिटेन, रिकॉर्डिंग रिटेनिंग। सिंपल, बोलो। ओके, नेक्स्ट। अब बड़ा ही शानदार सिद्धांत है, कर लें एक और, बहुत शानदार है। ओके, और इस बार हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने 1983 में कमाल कर दिया था। अभी भी वो काम कर रहे हैं, अभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं, हम लोगों ने उनसे बात करी है। वो अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में काम करते हैं। एक्चुअली मेरे साथ मैडम थी पहले, लक्की आहूजा मैम, आपने नाम सुना हो, मेरी बुक में मेरे साथ भी है, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और बहुत अच्छा नॉलेज भी है उनको, पीएचडी है वो काफी टाइम से राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और ज्यादा क्या बोलूं, पेपर भी हम मिलकर बनाते हैं। तो मैडम उनसे बात करती रहती है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है, जिनका नाम है गार्डनर साहब। क्या नाम है? गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर उनका पूरा नाम है, क्योंकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1983 में, सुन रहे हो आप? 1983 में एक बुक लिखी थी, आप में से कोई उसका नाम बताए? फ्रेम्स ऑफ माइंड। शाबाश, क्या बुक थी? किसने बताया? पारुल। अरे वाह पारुल, गुड। पारुल हमारी पुरानी स्टूडेंट है। ओके, अच्छा, मैं ऐसा थंबनेल डाल दूंगा कि मेरे उत्कर्ष के पुराने वीडियोस कोई ना देखे, डाल दूं? वो स्ट्राइक आ जाएगी उसकी, फिर स्ट्राइक तो क्या आएगी, डालता हूं मैं, ऐसा डालूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वो पता नहीं अभी भी उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, जबकि उसमें 10% ही चीजें हैं। पारुल पता है ना आपको, अभी जो चल रहा है वो जो चल रहा है, ये तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की बेस्ट पीएचडी अगर कोई साइकोलॉजी में करना चाहे तो मेरी तमाम क्लास लेने के बाद वो कर सकता है, उसका कहीं कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जा सकता है। कुछ है ही नहीं बाकी, कुछ बाकी छोड़ ही रहा हूं मैं आपको, सारी चीजें बता रहा हूं। बताओ नीरज, समझ रही हो ना? ओके, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, बोलो, द मल्टीपल इंटेलिजेंस। आगे, द मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये बुक आई थी 1983 में। कब आई थी? इस बुक में उन्होंने ये कहा, दावा किया, रिसर्च किया। ये सब लोग ऐसे नहीं करते, पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सब पे, फिर उनके रिजल्ट्स हैं, उनको बार बार चेक करते हैं, देखते हैं, उनकी वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद फिर कोई फैसला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब, बुद्धि को आप एक या दो तत्व नहीं मानेंगे। वो एक्सपेरिमेंट के पीछे पड़ गए सब लोग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहले आदमी थे जिन्होंने दिया था। बुद्धि दरअसल क्या है? हमारे दिमाग में कुछ फ्रेम्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? फ्रेम्स। ध्यान दो आप, गरिमा के पीछे क्या बोला? ध्यान नहीं दे रहे? चलिए सुने, वापस सुने। सुन रहे हो ना? फ्रेम्स ऑफ माइंड का में उन्होंने ये बताया कि साहब, हमारे दिमाग में अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग फ्रेम्स। और ये जितने फ्रेम्स हैं उतने प्रकार की योग्यता होती है हम में, और उतने प्रकार की बुद्धि होती है हम में। इसके लिए उन्होंने बहुत से प्रयोग किए। इवन एक्सीडेंट वगैरह में कुछ लोगों के ब्रेन डैमेज हो गए थे, तो उन पे एक्सपेरिमेंट किए, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए कि साहब, किसी में अगर म्यूजिक वाला फ्रेम बेहतर है तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, किसी में पढ़ने लिखने वाला फ्रेम बेहतर है, किसी में लॉजिक्स वाला फ्रेम बेहतर है, किसी में बुद्धिली काइनेस्थेटिक, बहुत शानदार चीजें बताई उन्होंने, स्पेशियल, किसी में दूसरों को समझने वाला फ्रेम बेहतर है, तो किसी में खुद को समझने वाला फ्रेम बेहतर है, किसी में प्रकृति को समझने वाला फ्रेम बेहतर है। तो इस तरह से उन्होंने इनिशियली 7 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? 7। फिर 1998 में इनकी एक बुक और आई थी, उसका नाम है रिफ्रेम्ड इंटेलिजेंस। उसका नाम क्या है? रिफ्रेम्ड इंटेलिजेंस। रिफ्रेम किया उन्होंने, और 8वां प्रकार जोड़ा, प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा जोड़ा? प्राकृतिक बुद्धि, जो शिकारी में, किसान में, पर्यटक में, इनमें होती है। वो 8 प्रकार इनके ऑथेंटिक है। फिर 9वें पे काम कर रहे हैं, वो टेंटेटिव है। एक शब्द आता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट येट फाइनल, जिसको फाइनल नहीं किया गया है, वो अभी परीक्षण और प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है। और वो 9वां प्रकार आप में से कोई बताएगा कौन सा? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सा? अस्तित्व। 9वें प्रकार पे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में प्रश्न तो आ चुके हैं, लेकिन ऐसा सवाल अगर आ जाए कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो हम 8 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? ऐसा 4 या 5 बार हादसा हो गया राजस्थान में, तो हमने हर बार उसको डिलीट कराया है। 8 जहां पे हुआ उसको सही मानेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 है, हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में 8 है, पेपर बनाने में भी 8 ही आएगा।
लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि पे सवाल आ सकता है ना, क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली। सुन रहे हो मेरी बात कि साहब बुद्धि में अलग अलग प्रकार के फ्रेम्स हैं, इसलिए तो कहते हैं ना इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। बुद्धि क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, विविध पक्षीय है। किसी में संगीत वाली है, यानी कहीं कहीं वो उनकी बात थी ना थॉर्नडाइक साहब की, किसी में सामाजिक है, किसी में अमूर्त है, किसी में मूर्त है। तो इन्होंने कहा कि साहब सामाजिक मूर्त अमूर्त के अलावा भी बहुत कुछ है, किसी में म्यूजिक वाली है, किसी में नाचने वाली है, किसी में मूर्ति बनाने वाली है ना। तो वो सारी की सारी जो बुद्धि है, सुन रहे हो मेरी बात, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दूसरे से क्या है? जैसे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तत्वों को स्वतंत्र बताया था, और हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं अलग अलग प्रकार की योग्यताएं एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। किसी में पढ़ने लिखने वाला फ्रेम अगर हट गया तो कोई बात नहीं, म्यूजिकल वाला तो है, म्यूजिकल वाला नहीं है तो नाचने वाला तो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया और अभी भी कर रहे हैं। वो जिंदा है, अपने फैन से बात करते हैं, आप भी बात कर सकते हो। हार्वर्ड गार्डनर पे परीक्षा में जरूर एक प्रश्न आता है, क्या है? लिखिए। सबसे पहले तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बोल दें, सुन रहे हो मेरी बात कि सुन रहे हो कि नहीं, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी? हाँ, बस क्लासरूम का यही तो है ना, एक बोलता है तो फिर आप मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने, ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने, और इनकी आएगी ध्यान रखना मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी इंटेलिजेंस। याद रखना, मल्टी के साथ फैक्टर जुड़ गया तो थॉर्नडाइक आ जाएगा, लेकिन मल्टी के साथ इंटेलिजेंस डायरेक्ट जुड़ेगा, जिसको हिंदी में कह सकते हैं बहुबुद्धि। क्या बोलेंगे? और थॉर्नडाइक वाला था बहु तत्व, बहुतत्व थॉर्नडाइक, समूह तत्व थर्स्टन, और बहुबुद्धि गार्डनर। शाबाश। क्या नंबर था? 6 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर 1983, 1983। स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया ट्राइआर्किक, इन्होंने 1983 में दिया। हार्वर्ड गार्डनर 1983। लिखा सबने? ओके, बताओ हिंदी में क्या नाम लिखा? बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा? पूरा लिखा करो मैडम, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा आराम से लिखा करो और आराम से बोला करो। जब मैं बुलवाऊं तो बोला करो साथ में, भले ही हाँ गलती है, और बोलो, एक्सप्रेस करो अपने आप। ओके, तो हिंदी में नाम बोलो, बोलो बहुबुद्धि सिद्धांत। इंग्लिश में यस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। कब दी? ओके, लिखो लिखो। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, इन्वर्टेड कॉमास में नाम लिखो, फ्रेम्स ऑफ माइंड। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस, द मल्टीपल इंटेलिजेंस। सीटेट में ऐसे ऐसे लोग हैं, कल मैं देख रहा था कुछ वीडियोज, जिनको ठीक से क्या बोलूं मैं, हिंदी का शब्द भी नहीं बोलना था। मिलियंस बच्चे उनसे पढ़ते हैं। लास्ट के 2024 के 2 पेपर हुए हैं, अभी 23 के। तो कल या परसों मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगा, उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, तो बताऊंगा कैसे कैसे बताए उन्होंने आंसर, और पब्लिक देखती, क्योंकि वो तो सीटेट तो नींद में उठ के कर लोगे आप, है ना। हम हमारे साथ जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आधे प्रश्न तो आप कॉमन सेंस से कर दोगे, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें 50% से ज्यादा प्रश्न कॉमन सेंस से आप नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, बहुत आसान है, करेंगे हम मिलके बहुत। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, बोलिए पुस्तक का नाम,
फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में बताया। 1983 में बताया, लिख रहे हो ना, कि बुद्धि बहुआयामी क्षमता है। बुद्धि बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल को हिंदी में बोलते हैं, बहुआयामी क्षमता है जिसकी अलग अलग योग्यताएं, बहुआयामी क्षमता है जिसकी मतलब किसकी? बुद्धि की, शाबाश। जिसकी अलग अलग योग्यताएं एक दूसरे से, जिसकी अलग अलग योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जिसकी अलग अलग योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र। ओके, एक और बात, आप सुन रहे हो ना? इन्होंने ओरिजिनली 7 प्रकार की बुद्धि बताई, कितनी? 7 प्रकार, और बाद में क्या जोड़ दिया? 8वां प्रकार। तो कुल कितने हो गए? 8 प्रकार। तो अगर कुल पूछे तो 8 ही बताएंगे। लेकिन एक खास बात है, इन पे किसी ने रिसर्च किया, सुन रहे हो ना? पीएचडी में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। मैंने बोला ना पहले दिन आपको, आप बाल भी ले सकते हो, आईब्रो भी ले सकते हो, कपड़े भी ले सकते हो, किसी की बुक भी ले सकते हो, सीटेट भी ले सकते हो, मैथ्स भी ले, जो आपकी मर्जी हो, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी, इलेक्ट्रिक वायर भी ले सकते हो, आधार भी ले सकते हो, झुंझुनू भी ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। तो बहुत से लोग हार्वर्ड गार्डनर पे पीएचडी कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? तो इनके एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने, जैसे आपको हमने बताया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए थे, कार्ल जुंग ने बताए थे ना, और फिर कार्ल जुंग पे जिन्होंने थीसिस किया, उनके इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन पे थीसिस किया, वो मां बेटी थी मायर ब्रिग्स, थी ना? तो उन्होंने तीसरा उभयमुखी बता दिया था। तो वैसे ही इन्होंने इन पे थीसिस करके प्रेजेंट में जो वोकेशंस हैं, वोकेशंस का मतलब आज जो काम धंधे हैं, कौन से क्षेत्र में जाएं, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि आर्किटेक्चर बने कि शूटर बने कि तीरंदाज बने कि पायलट बने, इस पे काम किया और वो भी प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, लेकिन कौन से क्षेत्र में कौन सी बुद्धि लागू होती है, यह काम किया आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और हार्वर्ड गार्डनर ने उनको बुला लिया अपने पास, और हार्वर्ड गार्डनर की एग्जाम्पल माने जाते हैं वो। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वही हम लिखेंगे, अपने तर्क नहीं देंगे, और परीक्षा में वही आते हैं। जैसे अभी इसमें आया था, अभी आपके लास्ट वाले सीटेट में आया था कि मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है। मूर्तिकार में बताएंगे अभी आपको। मनोवैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होती है, सब। सर्जन में कौन सी बुद्धि होती है, पायलट में कौन सी बुद्धि होती है, तो 100 बार आ गया। तो वो कौन है, उनकी भी एक बात आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख रहे हो ना? नोट करके लिखो, नोट नोट नोट। गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की, गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई। गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जिनको नाम याद रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनको आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक, इन्होंने भी एक बुक लिख दी, जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक द मल्टीपल इंटेलिजेंस, नाम एक जैसा ही है, चिंता की बात नहीं है, द मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम, इसकी डेट नहीं है, में आपने लिखा हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जिनको उनके शिष्य करें तो ठीक है, नहीं कोई नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक द मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम में विभिन्न व्यवसायों से जोड़ा, प्रोफेशन से जोड़ा,
व्यवसाय कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं। जोड़ा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी दिन आपको मिलेगी पेपर में। ओके, डैश। तब ये 8 प्रकार हमको लिखने हैं विद एग्जांपल्स। लिख लिया? ये लिखा नहीं? लिख लियो ना। नाम क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम क्या है? और इनकी बुक भी वही है, सेम मल्टीपल इंटेलिजेंस, बस एक क्लासरूम और जोड़ दिया। और कौन से क्षेत्र में जाएगा तो प्रोफेशन हो गया। ओके, अब लिखो 1 नंबर। यहां ध्यान देना, इंग्लिश वाले शब्द साथ में लिखने हैं। पहला ही है तार्किक गणितात्मक बुद्धि। आप मैथ्स के बच्चे हो। तार्किक गणितात्मक बुद्धि, लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। लॉजिस्टिक पहला प्रकार है, तार्किक गणितात्मक बुद्धि। तार्किक गणितात्मक बुद्धि, इंग्लिश में लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे? लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी गार्डनर कहते हैं, लिखा सबने? लिख लो, लिख लो। बोलो हिंदी में क्या लिखा? तार्किक गणितात्मक बुद्धि, इंग्लिश में लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, तो गार्डनर कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें लॉजिक वाला फ्रेम बेहतर होता है। कौन सा फ्रेम? लॉजिक वाला फ्रेम बेहतर होता है। ये लोग कौन होते हैं? यस, ये बनते हैं गणितज्ञ। क्या बनते हैं? ये बनते हैं एस्ट्रोनॉट्स। नाम सुना है? अंतरिक्ष विज्ञानी। क्या बनते हैं? आपको पता ना, ऊपर मैथ्स ही मैथ्स है। ऊपर जाओ तो मैथ्स मिलेगी, वो ऊपर जाना नहीं है। ऊपर क्या है? मैथ्स। पता है ना आपको? आर्यभट्ट, कई बार मैं देख रहा था बेड़ा सर को, आपने बोला आर्यभट्ट का एक वीडियो देखा था उनका। एक्चुअली हाँ, वो नहीं है। ये वो तो चांद पे गए थे, तुम इसमें चक्कर में थी क्या? नहीं नहीं, ये नील आर्मस्ट्रांग तो स्पुतनिक में गए थे। वो तो 61 में गए थे, 57 में गए थे। सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान दो मैडम, उसको बोलो ध्यान दिया करें। तो ऊपर क्या है? गणित है, मैथ्स है। आपने देखा ना बहुत बार कि वो आर्यभट्ट 0 नहीं देता, भारत तो कुछ नहीं होता। देता ना दशमलव, भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तारे और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 0 नहीं होता तो कंप्यूटर नहीं होता, दशमलव नहीं होता तो कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता तो मिसाइल नहीं होती, मिसाइल नहीं होती तो रॉकेट नहीं होती, रॉकेट नहीं होती तो अंतरिक्ष यात्रा कैसे होती? यानी मैथ्स ऊपर। कई बार आईआईटी में नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? इसरो में पोस्ट है, नासा वाले ले जाएंगे। मैंने आपको बताया था, आलम अली के लिए बोला था कि नासा वाले ले गए उनको। मैथमेटिशियन थे, राजस्थान टॉपर थे मैथ्स में, बताई थी ना कहानी। फिर किसी दिन बताऊंगा वापस, अभी नहीं। तो मैथ्स ऊपर मैथ्स है। मैं एक मूवी देख रहा था, पुरानी मूवी है, आपको याद है कि नहीं? ऋषि कपूर था उसमें, चौक डस्टर ऐसी मूवी थी, आपने किसी ने देखी नहीं होगी शायद। उस मूवी में क्या है पता है? उसमें एक गेम चल रहा है। प्रियंका तुम सामने क्यों नहीं देखती हो? उस मूवी में एक गेम चल रहा है, जिस तरह से जस्ट लाइक केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसकी तरह से गेम चल रहा है मूवी में। जूही चावला भी है उसमें हीरोइन, ऋषि कपूर भी है। मस्ती की बात से लग गया वो। उसमें ये सीन था, क्या देखना, मैं जो बताऊं सुनना। तो सामने क्या है कि वो करेक्टर, वो महिला बैठी हुई है और पैसे की जरूरत है ही साहब, तो वो गेम खेल रही है और वो चली जाती है आखिरी प्रश्न पर। 10 करोड़ का प्रश्न है। अब 10 करोड़ का प्रश्न है। सवाल क्या पूछा था पता है उनसे? कि आप, लाइफ लाइन सारी खत्म हो गई थी, आप यूज कर सकते हो कैलकुलेटर वगैरह वहां पे जो है उसका। और आखिरी सवाल उनसे पूछा, टाइम कितना भी ले सकती हो, पर कोई फोन फ्रेंड तो है नहीं, लाइफ लाइन तो है नहीं, ऑडियंस पोल है नहीं। तो सवाल पूछा था कि आप बताओ कि एक ऐसी बात जो ब्रह्मांड के बारे में है, अंतरिक्ष के बारे में है, ग्रह उपग्रहों के बारे में है, और उसका जिक्र तुलसीदास जी ने किया है। अब वो काफी देर सोचती रही, उसको आया नहीं, पूछ किसी से सकती नहीं। फिर उन्होंने बोला टाइम ले सकते हो। फिर अब संकट की घड़ी आती है तो फिर कौन याद आते हैं? संकट मोचक याद आते हैं। और संकट मोचक कौन है? हनुमान जी हैं।
तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ऐसा बोलते बोलते वो लाइन आ गई, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानो। स्ट्राइक हो गया दिमाग में, कैलकुलेटर उठाया, युग, एक युग 10 लाख, लाख वर्ष का, सहस्र हजार, गुणा हजार, योजन 400 कोस होती है ना, योजन 400, एक 400 गुणा 400, एक कोस में 2 मील इंटू 2 माइल्स, और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर इंटू 1.6, और कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आया 15 करोड़ लगभग 80 लाख, 15 करोड़ 80 लाख, और उसमें लिखा था जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानो। भानु का मतलब है सूरज, तो हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था। तो उन्होंने बताया कि साहब 15 करोड़ 80 लाख किलोमीटर सूरज धरती से दूर है, ये हमारे तुलसीदास जी ने बता दिया था, और आज इस पे नासा ने मोहर लगाई है, आप जानते हो। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात मैथ्स के कारण से तो आई। इसका मतलब मैथ्स क्या है, ऊपर है। पूछा गया है अंतरिक्ष विज्ञानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन से फ्रेम वाले होते हैं, लॉजिस्टिक वाले। कौन से होंगे, लॉजिस्टिक वाले। तो लिखो, इनके तर्क बड़े सॉलिड हैं, तो एग्जांपल लिख लो आप, खाली लिखो, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। बिना गणित के साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या, बिना मैथ्स के साइंटिस्ट नहीं बन सकते। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष विज्ञानी एक ही बात होती है, अंतरिक्ष यात्री है तो अंतरिक्ष विज्ञानी भी है। इसके अलावा अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, इनके एग्जाम्पल बड़े प्यारे हैं, और ये जब परीक्षा में आते हैं ना तो मजा आता है। इसी तरह से स्टेटिस्टिशियन, सांख्यिकी विद, विद का मतलब विद्वान, स्टेट्स के विद्वान, और अकाउंटेंट, लेखाकार आदि। तो तार्किक गणितात्मक बुद्धि, लॉजिस्टिक फ्रेम जिनका होता है वो ये बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, पहला नाम क्या लिखा, गणितज्ञ, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा अंतरिक्ष यात्री, चौथा, पांचवा, और अगला ओके। कल्पना चावला के मैथ्स थी, पता है ना आपको, मैथ्स। दूसरा लिखो भाषात्मक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, उसका नाम था लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका नाम है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तुम्हें क्या हुआ, मेंटोस खाया गया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस पहली थी, और यह है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कौन सी, लिंग्विस्टिक। ओके, तो ये कौन सा फ्रेम है, यस, ये भाषा वाला फ्रेम है। कौन सा फ्रेम है, भाषा वाला। भाषा तो हम सब यूज करते हैं, बोलिए करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्दों में जादू होता है, कमाल करते हैं उनके शब्द, शब्दों में क्या है, जादू। और ऐसे लोग उन शब्दों से कमाल का काम करते हैं साहब। बुद्धि है शब्दों वाली, तो किस में होती है, कवि में होती है निश्चित रूप से। उन्होंने बोला नोवेलिस्ट, उपन्यास पढ़ा कभी, नोवेल, कमाल। हाँ, तो पुराने जमाने में अगर प्रेमचंद, आपने हिंदी में आपके हैं प्रेमचंद मैडम, हाँ, तो मतलब क्या उनके शब्द हैं, कमाल है। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ लोगे तो फिर तो निहाल ही है। ओके, तो नोवेलिस्ट कौन है, नोवेलिस्ट। इसके अलावा डीजे, विजे, आरजे देखे आपने, रेडियो जॉकी सुनिए कभी, कभी चांदनी रात में रात को 11 बजे नशीली आवाज सुनना उसकी एफएम पे, बहुत से बदलते रहते हैं। हमारे जमाने में और थे, यहां और हैं। बताओ बताओ, अभी कभी रेडियो पे सुनते हो, एफएम रेडियो जॉकी सुनते हो ना, पहले सुनते थे, बच्चे थे तब, नहीं अभी भी जयपुर पर जाओ तो गाड़ी में तो सुनते ही हैं। उनको बोलते हैं उद्घोषक। वो कौन होते हैं,
या कभी वो आपने रील भी देखी होगी ना, वो न्यूज रीडर बोलती है ना, या मेट्रो एयर उस पे स्टेशन पे अगली गाड़ी इतने बजे, या फोन पे इस लाइन के सभी लाइनें बिजी हैं, तो वो उनके शब्दों में जादू है कि नहीं है? या फिर स्पोक्स पर्सन देखे आपने? स्पोक्स पर्सन बड़ी बड़ी पार्टियां लेती हैं, जैसे अपने अर्चना शर्मा जब बोलती थी, यहां सुना होगा आपने। आपको किसने चढ़ाया? कुमार विश्वास जब बोलते थे लोग सुनते थे, क्या बात है यार। अभी उनका त्रिवेदी जी का सुनना, सुधांशु त्रिवेदी जब बोलता है तो कहां पहुंचा दिया उन्होंने मोदी को। स्पोक्स पर्सन है वो, क्या है? स्पोक्स पर्सन है, जिनको क्या बोलेंगे, प्रवक्ता। इसके अलावा शब्दों में जिनके जादू है वो होते हैं मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के शब्दों का चुनाव आप देखना कभी, जादू है, कमाल है। तो ये सारे एग्जाम्पल जिनमें भाषा कमाल की होती है। क्या कमाल की होती है? भाषा। उन सबको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिखो एग्जाम्पल: कवि, लेखक, कवि, लेखक, उपन्यासकार, आरजे विजय जो मैंने बोले ना, वीडियो जो की, रेडियो जो की, तो वो क्या थे? उद्घोषक, प्रवक्ता, मीडिया कर्मी, प्रवक्ता ऐसे लिखा जाएगा, आधा क्या कर दो, प्रवक्ता, मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट, मीडिया कर्मी, एटसेट्रा, आदि आदि आदि। अध्यापक बताऊंगा मैं इसमें। जो है नेता किसमें आएगा पता है आपको? इन्होंने सामाजिक नहीं बताया, इन्होंने दो खूबसूरत चीजें बताई है जिनसे हमको प्यार है। पारुल जानती है, बोलो पारुल। यस, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो नेता में इंटरपर्सनल बुद्धि होती है, दूसरों को समझने वाली। चलिए, तो दो हो गए, तीसरा, 3 नंबर पे। और अब आपके वो चीज क्लियर होगी जो जिसने आपको परेशान किया हुआ था, देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। देशिक या स्थानिक बुद्धि ये साइकोलॉजी में बहुत जगह यूज होती है। स्पाशियल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंग्लिश का शब्द है इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस, देशिक या स्थानिक बुद्धि, स्पाशियल इंटेलिजेंस। नाम सुना है ना, देशिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। ओके, तो ये क्या होती है, सुनो। पहला फ्रेम कौन सा लिखा आपने? तार्किक गणितात्मक बुद्धि, इंग्लिश में बोलो लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा हिंदी में क्या था? भाषात्मक बुद्धि, इंग्लिश में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और ये तीसरा देशिक या स्थानिक बुद्धि, इंग्लिश में स्पाशियल इंटेलिजेंस। वापस बोलो, स्पाशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब सुनो, सामने देख के समझो इसको, ये बहुत जगह आएगा आप भी। इसमें दो चीजें होती हैं, मैंने कल बताया था आपको शायद। एक तो इस बुद्धि के धनी जो होते हैं, ये वाला फ्रेम जिनका बेहतर होता है, वो अपने दिमाग में इमेज बनाने में माहिर होते हैं, अपने दिमाग में बिंब बनाने में माहिर होते हैं। जो भी चीज है उसको विजुअलाइज कर लेते हैं दिमाग में। जैसे कि बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का पूरा ढांचा दिमाग में, और उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं, ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। तो बिल्डिंग जो होते हैं ना, आर्किटेक्ट जिनको बोलते हैं, वास्तुकार जिनको बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर देखे आपने कैसे कैसे डिजाइन। तो हालांकि उन्होंने सामान जचाया नहीं है यहां पे, लेकिन वो दिमाग में एक विजुअलाइजेशन कर लेंगे। यहां पे सोफा, यहां पे डाइनिंग, यहां पे फूल, यहां पे गमले, यहां पे एक्वेरियम, यहां पे ये, यहां पे आप बैठे हो, यहां पे आपके मेहमान आ रहे हैं। कमाल का इंटीरियर डिजाइनर, क्या बोल सकते हैं उनको हिंदी में? आंतरिक सज्जाकार। यस। तीसरा, जो इमेज बनाते हैं दिमाग में, सुन रहे हो ना आप? सुन रहे हो ना मेरी बात? सामने देखो, क्रिस में ऐसा ही था ना, टोपी ओढ़ के नहीं था ऋतिक रोशन, छोटा सा। दिखाओ, आप सबको दिखाओ।
मैं भूल जाऊंगा, फिर एक बात है दिमाग में, सुनो। तो कौन हुए वो? ये आपके वास्तुकार हुए, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर हो गए। इसके अलावा जो दिमाग में बिंब बनाते हैं, आपने देखा ना, पत्थर को तराश के क्या बना दिया? मूर्तिकार, स्कल्पचर बोलते हैं इंग्लिश में, मूर्तिकार। मतलब क्या है? पत्थर ही तो था, लेकिन किस तरह से वो बनाते हैं, उसकी एक एक चीज उनके दिमाग में है कि नहीं है? मूर्तिकार अभी आया है इसमें परीक्षा में 20 बार। चित्रकार भी इसी में होते हैं। इसके अलावा बताऊंगा, दूसरी बात है वो ड्राइवर वाली, ये मेंटल इमेज की बात है, मेंटल इमेज जिनका बनता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सक को भी शामिल करते हैं। एक और बात बता दूं आपको, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि साहब बहुत से लोगों में एक से ज्यादा फ्रेम होते हैं तो वो कमाल करते हैं। जैसे शल्य चिकित्सक में दोनों फ्रेम आएंगे, इसके बाद काइनेस्थेटिक बुद्धि आएगी, आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, उसमें भी मतलब उनके हाथ कमाल के होते हैं। तो सर्जन जो होता है वो बिंब बनाता है। आप सोचिए, नर्व सिस्टम कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई अरबों नर्व है, पता है ना आपको, मिलियंस, कितने ट्रिलियंस अपने वो हैं नर्व सिस्टम में, नर्व हैं। अब उनको कोई कैसे ऑपरेट कर सकता है? पर उनकी एक्यूरेसी एकदम फिक्स है। इसके अलावा और आप देखो, दूसरा काम है मॉडल बनाना, प्रतिरूप बनाना। तीसरा इनका काम है, मैंने आपको बताया था, दूरी, दिशा और गति का सही परसेप्शन करते हैं, एक्यूरेट, जैसे कि ड्राइवर। सामने से मेरा एक दोस्त था पहले, पुराने जब मैं जयपुर था, तो वो था कार रेसर। सुमाकर वगैरह नाम सुना है ना आपने? कार रेसर था, इंडिया का टॉप था बेंगलोर में। तो वो जब आता था जयपुर तो मतलब आंखें बंद थी, उसकी गाड़ी ऐसे हवा से बात करती थी। आप सोचिए, यहां पे कोई अगर 120 चले तो 120, 120 चले तो कितनी मुश्किल बात है, कितना डर लग सकता है। लेकिन वो ना तो एक्सीडेंट होता है ना, क्योंकि उस परफेक्शन है। हालांकि जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन पता नहीं क्या बचेगा, वो चीज अलग है। पर वो कितने एक्यूरेट है आप सोचिए, है कि नहीं है? क्यों करते हैं ऐसा वो? क्योंकि वो दूरी का, दिशा का और उनकी स्पीड क्या है, वहां कोई आ रहा है, यहां से वो कितनी देर में पहुंचेगा, कैसे उसको निकाल देगा, उसका परफेक्शन, प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही होता है। ड्राइवर जमीन पे करता है, तीनों है इसके एग्जांपल। हवा में ये काम करता है पायलट। कौन करता है? पायलट। और साथ में नेविगेटर, आपके नाविक। तो तीनों एग्जांपल, पायलट, ड्राइवर और नाविक, ये तीनों इस फ्रेम के भी हैं और अगले फ्रेम के भी हैं। सर्जन, मूर्तिकार, चित्रकार इस फ्रेम के भी हैं और अगले फ्रेम के भी हैं। बहुत से लोगों में डबल बुद्धि होती है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट में दोनों है, इंट्रा इंटर। सुन रहे हो मेरी बात आप? तो इसका एग्जांपल ड्राइवर हो सकता है, नाविक हो सकता है। और इसके अलावा जो शूटर होते हैं, शूटर समझते हो? हाँ, हमने भी खूब चलाई है यार, जब से ही रहे हैं तो चलाएंगे नहीं क्या? मेरे को याद है, हमारे 2 कंपटीशन थे, जिसमें एक में तो मैं टॉपर ही था। एक तो मतलब रिवॉल्वर पिस्टल जो होती है ना, अलग अलग होती है ना। रिवॉल्वर तो रिवॉल्व करने वाला, 5 गोलियां हैं, एक खाली है, कितनी बची, खाली है। वो एक मैगजीन वाला। तो एक तो आपको यूं फायर करना पड़ता है, टारगेट, सामने टारगेट रहता है। एक आपको यहां रह के भी करना पड़ता है। तो यहां रहने वाला थोड़ा पास 10 फीट की रेंज होती है, उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि वो सारी चीज ट्रेनिंग में, जैसे एक आर्मी में ट्रेनिंग होती है, वो सामने ट्राई पार्ट पे एलएमजी भी चलाई है, ग्रेनेड भी चलाए हैं, सारी चीजें चलाई है। पर उसमें हो सकता है ये बात लागू नहीं हो, क्योंकि वो एक ब्रस्ट फायर होता है। लेकिन इसमें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना लगाना पड़ेगा। इसलिए शूटर क्यों क्या कर रहा है? वो दूरी, दिशा और स्पीड का सही अनुमान लगाएगा। इसी तरह से वो देखें आपने, धनुष तीरंदाज देखे ना, लखेरा, आर्चर है ना, आर्चरी होता है। तो उनमें भी ये वाली बुद्धि होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, चेस प्लेयर, शतरंज खेलने वाले भी सही उसका परसेप्शन करते हैं, सही अंदाजा लगाते हैं, दूरी, दिशा, गति, साइड, स्पेस। इसी तरह से आपका वो पजल, जिग्सा, पेपर में जिग्सा वगैरह सोल्व करते हैं ना, ये जिग्सा वाला, तीरंदाजी वाला, ये सारे परीक्षा में आए, सी-टेट से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात लिखो, इसमें लिखिए, इस बुद्धि के धनी व्यक्ति बिंब निर्माण समझते हो? बिंब निर्माण क्या है? दिमाग में इमेज बनाना, विजुअलाइजेशन। बिंब निर्माण, प्रतिरूप निर्माण जानते हो? प्रतिरूप किसको बोलते हैं? मॉडल को बोलते हैं। शाबाश, बिल्डिंग का मॉडल बनाते हैं, पुल का मॉडल बनाते हैं। तो इस बुद्धि के धनी व्यक्ति बिंब निर्माण, प्रतिरूप निर्माण में बेहतर होते हैं,
साथ ही बेहतर होते हैं, साथ ही दूरी, दिशा, गति आदि का, दूरी, दिशा, गति आदि का सही प्रतिक्षण करते हैं। सही समझेंगे, वो सही प्रतिक्षण करते हैं, एक्यूरेट परसेप्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, इस बुद्धि के धनी व्यक्ति बिंब निर्माण, प्रतिरूप निर्माण में बेहतर होते हैं, दूरी, दिशा, गति आदि का कैसा प्रतिक्षण करते हैं, सही प्रतिक्षण करते हैं। और अब एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, पायलट, अगला फ्रेम भी है इनका, हालांकि पायलट, ड्राइवर, नाविक, नेविगेटर, नाविक, जल थल नभ तीनों आ गए। पायलट, ड्राइवर, नाविक, आर्किटेक्ट को क्या बोल देंगे, वास्तुकार, भवन निर्माता बोल सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर, यही लिख दो, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, तीरंदाज, ओहो, मूर्तिकार, चित्रकार, शल्य चिकित्सक, इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी, इसके अलावा भूल भुलैया, व जिग्सा, पहेलियां सुलझाने वाले। जिग्सा नहीं देखी आपने, जिगजैग होती है ना, जिग्सा सुलझाने वाले आदि। तो ध्यान देना, ये सारे एग्जाम्पल देशिक बुद्धि के हैं। तो कभी जिंदगी में देशिक शब्द आए, स्थानिक शब्द आए, तो समझ लोगे इसका क्या मतलब है। बोलो, ओके, क्या क्या एग्जाम्पल है, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला इंटीरियर डिजाइनर, अगला तीरंदाज, अगला मूर्तिकार, अगला चित्रकार, अगला शल्य चिकित्सक, अगला शतरंज के खिलाड़ी, अगला, ओके, बाकी करेंगे कल।